इंडिया ने अगर कुछ भी किया तो हमारा प्रिंसिपल अब बहुत क्लियर है, क्विड प्रो को। वो जितना करेगा क्विड प्रो को प्लस उससे ज़्यादा उसको जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान बहुत मजबूत है एज फार एज द मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न। बगराम बेस है, वहाँ पे जो इसराइल के जो हेरॉन ड्रोन्स हैं वो वहाँ पे असेंबल हो रहे थे। तो वो किस लिए असेंबल हो रहे थे, वहां से उन्होंने कहाँ जाना था? इसराइल जब भी एंगेज करने की कोशिश करता है, हमने देखा मार्का हक में भी उसने इंडिया के थ्रू आपको एंगेज किया। जब आपके ऊपर 85 हेरॉप ड्रोन्स, जिसमें हेरॉन और हेरॉप मिक्स थे ज्यादा, तो वो छोटे ड्रोन्स थे, जब वो आए तो वो इंडिया के पास नहीं थे। फिर वहीं से वो फायर हुए जिसको इजरायली टेक्नीशियंस कंट्रोल कर रहे थे। फादरलैंड और मदरलैंड एक ही मुल्क को कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज हिटलर ने यूज की थी। रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया आई बॉल टू आई बॉल है, और जो लिबर्टी ऑफ स्पेस है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वो एक पिवटल स्टेट है। ये वो पिवटल स्टेट है जो पूरे रीजन्स को आपस में मिलाती है। सीज फायर पाकिस्तान के एफर्ट से हुआ है, पाकिस्तान ने उसमें फैसिलिटेट किया। मुझे लगता है इस पूरे रीजन के अंदर जो पिवट स्टेट है वो पाकिस्तान है। पर्टिकुलरली जो हमारे CDF हैं, जनरल आसिम, वो जिस तरह से उन्होंने एक डिप्लोमेसी के अंदर एक नई जहद का आगाज किया, इस वक्त सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, ईरान इसराइल मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता को जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगरचे दोनों ममालिक की जानिब से वक्ती तौर पर कशीदगी कम करने के इशारे तो मिले हैं, मगर सवाल यह है कि क्या ये वाकई जंग बंदी की तरफ कदम है या फिर बड़े तसादुम से पहले का वक्फा। कर्नल आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि जो ईरान और इसराइल के मामला चल रहे हैं, मिसाइल हमले और फिर जवाबी कार्रवाइयाँ, ये किस तरफ सूरत हाल जा रही है? जी देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो ईरान और इसराइल का मामला है वो कोई आज का नहीं है, साल पुराना नहीं है, 2 साल पुराना नहीं है। ये डिकेड्स ओल्ड है, बल्कि डिकेड से भी ओल्ड। अगर आप इसको यूं देखें तो ये जो अरब क्वेश्चन है, जो इस खत्ते का जो सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल ही एक्चुअली जियो पोलिटिकल रिपल्स पैदा करते हैं। जो जियो पोलिटिकल सवाल होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स और मुश्किल इसलिए होते हैं कि उनके साथ बहुत सारी कौमों का, बहुत सारे एरियाज़ का फ्यूचर लिंक्ड होता है। तो इसी तरह जो यहाँ का सवाल है वो जब 1916 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया, उससे पहले जब पैलेस्टीन मैंडेट था, फिर जिस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक जूस के 2-4 ब्रिगेड्स हैं, और जो इन्फ्लुएंशल्स थे उन्होंने किस तरह से जो एलाइज हैं उनकी हेल्प की, और फिर एक मूवमेंट शुरू हुई कि नहीं, इनका एक अलग, क्योंकि वो स्टेट के लिए काम कर रहे थे कि हमारी एक स्टेट होनी चाहिए, उसके लिए वो पिछले 50 साल से काम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में बताना जी जी। और फिर वो जो स्ट्रगल थी, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बेल्फोर डिक्लेरेशन आया, फिर 47 में वो किस तरह से फिर ज़मीनें ली गई इस इलाके के अंदर, और फिर 48 के अंदर जब पहली अरब इसराइल वॉर हुई तो उसके बाद से ये इलाका उनका जो था एज ए स्टेट इसको डिक्लेयर करके। तो ये बेसिकली इस्लाम का क्वेश्चन है, मॉडर्न इस्लाम का। देखें, इस्लाम के जो वर्जन्स हैं, पॉलिटिकल इस्लाम है, मॉडर्न इस्लाम है, और डिफरेंट इस्लाम को जो हम ह्यूज में देखते हैं ना, अगर आप उसको पॉलिटिकली देखें, तो ये जो इस्लाम का क्वेश्चन है, अब इसको इन अ वे इस रीजन के अंदर ईरान इस क्वेश्चन को अभी भी अपने जियोपॉलिटिकल और वर्ल्ड व्यू का हिस्सा समझता है और उसको डेमॉन्स्ट्रेट करता है। अच्छा, अब ये क्यों है? ये खाली ऐसे हवा में बातें नहीं है। इसको अगर आप देखें तो ईरान ने इसी को काउंटर करने के लिए डिफरेंट जो आप कह लें कि डिफरेंट जो उसकी सेगमेंट्स हैं डिफरेंट रीजन्स में, वो उसने तैयार किया और उनको सपोर्ट करता था, जैसे हिजबुल्ला, जैसे हमास, जैसे यमन के अंदर हुतीज़, और जैसे आर्म्ड ग्रुप्स थे इराक के अंदर। इनको वो अपना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जिसको अमेरिकन या जिसको वेस्ट या जिसको इसराइल एक्सेस ऑफ ईविल कहता है। सो ये ईरान ये कहता है, ये उसकी फॉरवर्ड पॉलिसी है। ईरान की फॉरवर्ड पॉलिसी है क्योंकि ईरान ये समझता है कि ईरान का डिफेंस जो है इट इज लिंक्ड टू इट्स फॉरवर्ड पोस्चरिंग, और ईरान की एग्जिस्टेंस इज लिंक्ड टू द अरब क्वेश्चन। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। जब ये बैकग्राउंड है तो इसके साथ तो आप यूं कह लें कि ये एक तरह से ये पेरिनियल क्वेश्चन है। जब तक ये क्वेश्चन रहेगा ईरान रेजिस्ट करेगा, और जब तक ईरान रेजिस्ट करेगा,
क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा इसराइल को, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। और जिस तरह से इसराइल रिस्पॉन्ड करता है, ज़ाहिर है वो एक जेनोसाइड करता है, वो एक इंटरनेशनल लॉज को नहीं देखता, वो बहुत ही बेईमाना तरीके से, बहुत ही जालमाना तरीके से, ऑलमोस्ट इक्वल टू टेररिस्ट, जैसे एक टेररिस्ट स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, इसराइल वैसे रिस्पॉन्ड कर। अच्छा, ईरान का जंगबंदी के बाद दोबारा से ये जो हमला था, क्या ये अलामती है, ये जंगी कोई हिकमत अमली है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? देखें, अब जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो सीज फायर हुआ और सीज फायर आपको पता है कि किसकी एफर्ट से हुआ है। सीज फायर पाकिस्तान की एफर्ट से हुआ है, पाकिस्तान ने उसमें फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेशन के बाद फिर पाकिस्तान को जो दूसरा रोल मिला वो मेडिएशन का था, इसमें पाकिस्तान ने मेडिएशन की। सो मेडिएशन के अंदर एज ए मेडिएटर जो है पाकिस्तान को बहुत बदनाम भी करने की कोशिश की गई, यानी ये इस तरीके से कि जी पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता किसी की साइड ले रहा है, जिसको मेडिएशन डायलेमा कहते हैं। उसमें एक जो फरीक आपकी नेगोशिएशंस करा रहा हो या सुलह करा रहा हो, सबसे पहले उसको बदनाम कर दिया जाता है ताकि उसकी ये जो कैपेबिलिटी है वो कर्टेल हो जाए और जो साइड पावरफुल है वो प्रवेल करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत नेक नीति से ये काम कर रहा था, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और पर्टिकुलरली जो हमारे CDF हैं, जनरल आसिम, वो जिस तरह से उन्होंने एक डिप्लोमेसी के अंदर एक नई जहद का आगाज़ किया, एक नए एम्पटस के साथ और एक नए तरीके से उन्होंने जिस तरह से आउटरीच करके वर्ल्ड लीडर्स को एंगेज किया, वो इस वक्त सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। बिल्कुल, सारे थिंक टैंक बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान कर रहा है और दुनिया की नज़रें, जिस तरह से इस्लामाबाद टॉक्स हुई और पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर थीं और तमाम मुल्क और पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था। सीज़ फायर के बाद अभी ये जो कार्रवाइयाँ दोबारा से हुई, अब इसराइल का जो जवाबी हमला है, ये किस कदर खित्ते को मुतासिर कर सकता है, ताकत के तवाज़ुन को कितना डिस्टर्ब कर सकता है? देखें, जो हम पहले जो बात कर रहे थे, इसराइल इस इलाके में स्पॉइलर है। हम्म जब भी आप जंग लड़ते हैं या जब भी आप कोई जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग करते हैं, तो आपके पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। ईरान का मैंने बता दिया आपको, पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने अरब क्वेश्चन को डिफेंड करना है। जी। अमेरिका का इस रीजन के अंदर पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने मिडिल ईस्ट के अंदर अमन लेके आना है। अब वो अलग बात है कि अमन कैसे आ रहा है, लेकिन मैं आपको जो उसके ईयरली स्ट्रेटेजिक एस्टिमेट्स आते हैं उनमें से अक्रू करके बता रहा हूँ कि उसका क्या। इसराइल का पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने जो यहाँ पे इस रीजन के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी अरब स्टेट्स हैं उसको उसने क्योस के थ्रू डिस्ट्रॉय करना है और फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट करना है, ताकि किसी भी तरह का जो थ्रेट है वो इसराइल ये समझता है कि उसको ना, अगर उसके ख्याल में मजबूत ईरान होगा, मजबूत इराक होगा, मजबूत सीरिया होगा, मजबूत जॉर्डन होगा, मजबूत इजिप्ट होगा, तो क्योंकि वो इन कंट्रीज से सराउंडेड है, उसको लगता ये है कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, और उसकी बैकग्राउंड है, क्योंकि जो फर्स्ट अरब इसराइल वॉर थी, सेकेंड अरब इसराइल वॉर को आप देखें जो 67 में हुई और फिर 66 में, फिर आप 73 में जो यौम कपूर वॉर थी, इन सब में अगर आप देखें तो इससे उसने ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हुए जो कि गलत कंक्लूजन्स हैं। अच्छा, इन कंक्लूजन्स के साथ अब जो उसको ट्रस्ट नहीं है ईरान के ऊपर, और उसने देखें बाकी सारी कंट्रीज को उसने लिक्विडेट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। आप सीरिया की हालत देखें, सीरिया अब कुछ नहीं कर सकता। लिबिया की हालत देखें, ऑलमोस्ट अ फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इराक को आप देखें, सो उनको स्प्लिट करके विद इन द कंट्रीज उनको बाल्कनाइज कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में अब सिर्फ एक ईरान बचा है। तो अब क्योंकि इसराइल के बिहाफ पे नेगोशिएशंस इसराइल अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है, और ईरान से ज़ाहिर है उसकी बातचीत होती है। तो अब जो बीच में अगेन वो जो स्पॉइलर कंटेंट है इसराइल के अंदर, वो जो क्योस और जो नुकसान पहुंचाने का और इस इलाके के अंदर एक अफरा तफरी कायम रखने का जो कंटेंट है, वो क्योंकि उनके अब डीएनए, जो उनका पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डीएनए है, उसका हिस्सा है, तो जाहिर है वो बाज नहीं आते, वो कोई ना कोई मैयस लेते हैं, जिसके जवाब में ईरान ने क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर वहां से इवन सीज फायर के अंदर भी जितना वहां से जो रिस्पांस किया जाएगा या एग्रेशन आएगी, उतना ही कम से कम, या उससे ज्यादा नहीं तो उतना ही जवाब दिया जाएगा। तो ये एक्चुअली दिस इज हैपनिंग। अच्छा, गल साहब मुझे बताएं कि अमेरिका बाहर तो जंग बंदी की बात करता है, जंग रोकने की बात करता है, ज़मीनी हकायक क्या हैं? क्या वाकई आपका एनालिसिस क्या कहता है, अमेरिका का क्या किरदार है? कभी वो नेतन्याहू को पागल कह रहे होते हैं, कभी उनका कोई स्टेटमेंट आ रही होती है, तो
इन एक्चुअल अमेरिका की क्या अज़ाइम हैं? क्या वो जंग रोकना भी चाहता है या नहीं? देखिए, जो जो सामने नज़र आता है एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और प्लस ये जैसे आपने कहा कि नेतन्याहू को पागल कह रहे होते हैं या जो व्हाटएवर, या उसके बारे में ये कह रहे होते हैं कि जी, पागल का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि ट्रम्प साहब ने ये कहा कि मैंने नेतन्याहू को बहुत डाँटा है हुँ, और बहुत डाँट पिलाई है। देखिए, ये हुँ, सिग्नलिंग होती है, दिस इज़ हुँ, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। ये जब आप नेगोशिएशंस में होते हैं तो दूसरी पार्टी को प्लांट करने के लिए आप कुछ सिग्नल्स देते हैं, आप कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, ये वो वाली सिग्नलिंग। अच्छा, अमेरिका जो है वो किस तरह से इज़राइल के मामले में बात करेगा या किस तरह से इज़राइल को समझता है, इसको जानने के लिए आपको मीर शामिर ने एक बहुत मशहूर किताब है, इज़राइली लॉबी। हुँ, अगर आप उसको पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो इज़राइली लॉबी है वो इतनी इफ़ेक्टिव है अमेरिका के अंदर कि आपको ये लगता है कि शायद सारा कुछ जो अमेरिका में, इस बुक को पढ़ने के बाद, जिस बुक को के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी आया जब ये लिखी गई थी, हुँ, लेकिन अब वो प्रूव हो रहा है कि नहीं, वो बात काफ़ी हद तक सही है। तो जो हुँ, इज़राइली लॉबी है उसका बहुत कंट्रोल है जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर, जो अमेरिकन टेक्नोक्रेसी है उसके ऊपर, जो हुँ, सिलिकॉन वैली है उसके ऊपर, जो अमेरिका का ट्रेड एंड कॉमर्स का सिस्टम है उसके ऊपर। सो वो जो कंट्रोल है उसकी हुँ, वजह से होता ये है कि जो अमेरिका है उसने एक ख़ास स्टेटस दिया हुआ है इसराइल को, हुँ। जिसको अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, एक तो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म कंसिडर होता है जिसको हम जियोपॉलिटिक्स की टर्म्स में कहते हैं, लेकिन इसराइल को एक एक्सेप्शनल स्टेटस दिया हुआ है कि इसराइल जो भी करे उससे पूछा नहीं जाता। वो कोई भी यूनाइटेड नेशंस के लॉ ब्रेक करे, हुँ, वो जितने भी मुल्क हैं उनके साथ जो भी उनको क्योस और फेलियर स्टेट की तरफ ले जाए, हुँ। इवन अगर वो इवन अमेरिकन सिस्टम को क्रिटिसाइज करें, तो इजरायलीज को और इजरायली स्टेट को नहीं पूछा अच्छा, जाता। जंग अगर फैल जाती है या नहीं रुक पाती तो हिज़्बुल्लाह और दीगर जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, उनका क्या किरदार होगा? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ईरान की फॉरवर्ड पॉलिसी है, हुँ, ईरान इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। तो ये जो प्रॉक्सीज हैं, हुँ, जिनको आप हिजबुल्लाह कह लीजिए, हमास कह हुँ, लें, हूतीज एंड अदर्स ऑल्सो, तो डेफिनेटली ये जो अपनी जो स्टेट जिसके ये प्रॉक्सी हैं, हुँ, उसके बिहाफ पे ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स इनको डिक्लेयर्ड हैं, और इनको जो ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर्ड हैं, फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कि हमास का ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर क्या था कि उसने जो गज़ा वाली साइड है वहाँ से इसराइल की डोमिनेंस जो है उसको न्यूट्रलाइज करना है। इसी तरह जो हिजबुल्लाह है उसका ये टारगेट था कि उसने नॉर्थ वाली साइड से यही जो इजरायली स्टेट है इसको लिक्विडेट करना है। तो वो अपने उन ऑब्जेक्टिव्स पे वो हुँ, उसी उन्हीं ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे, वो उससे कोई बियॉन्ड या ट्रांस फ्रंटियर या ट्रांस टेरिटरी काम नहीं करेंगे। हुँ, इसी तरह हूतीस को भी के ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और उनके ऑब्जेक्टिव उस अपने रीजनल या टेरिटोरियल के साथ साथ बाबुल मंदब जो है, ईरान भी कह चुका है और हूतीस भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम उसको, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो एक साइड से स्टेट ऑफ होमस बंद होगी और दूसरी साइड से बाबुल मंदब बंद होगा। हुँ, सो ये ऑब्जेक्टिव्स तो हो सकते हैं। और देखें, अगर आप तो जो अमेरिकन ने जब ये वॉर शुरू की थी तो उन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, आप 5 टारगेट्स दिए थे, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत थॉट आउट नहीं थे। पहला हुँ, उनका ये था कि जी हम जो लीडरशिप है उसको हुँ, डिकैपिटेट कर देंगे, हुँ, लीडरशिप ख़त्म कर देंगे। और दूसरा ये था कि जो स्टेट है इसको डीकैपेसिटेट कर देंगे, इसकी एबिलिटी टू परफॉर्म ईरान की एज अ स्टेट ख़त्म हो जाएगी। इसका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको हम ख़त्म कर देंगे। इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम, जो इसकी इनरिचमेंट की पावर्स हैं या इसकी जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम उसको इतना डिग्रेड कर देंगे कि ईरान को या तो वो ख़त्म हो जाएगा या जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको उसको रोल बैक करना पड़ेगा। और हुँ, पांचवा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का और बाकी चीज़ें जिसमें उसकी मिलिट्री भी आती है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको भी हम ख़त्म कर, इनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। आपने जब डिकैपिटेट किया, आपने जब उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको शहीद किया, हुँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपका ख्याल था कि उसके उसके फ़ौरन बाद रिजीम चेंज हो जाएगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, बल्कि जो दूसरे दिन जब ये शुरू हुई है जंग, तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान था वो हुँ, यही था ईरान के लोगों के लिए कि आप अभी इंतज़ार करें, अपने घरों में बैठें, हम 2-3 दिनों में आपको कॉल देंगे तो फिर आप सारे बाहर निकल आना। दैट हुँ, नेवर हैपेंड। जो मिसाइल था वो कहा गया कि जी मिसाइल सारे, उसकी जो कैपेबिलिटी है ईरान की टू लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो ख़त्म कर दी गई है। हुँ, आज कल अमेरिकन एस्टिमेट्स की ये स्टेटमेंट है कि 73% ऑफ ईरानियन मिसाइल्स कैपेबिलिटी इज स्टिल इंटैक्ट। हुँ, न्यूक्लियर के ऊपर अगर आप देख लें तो अगेन उनकी जो 9 इंस्टॉलेशंस हैं न्यूक्लियर डिफरेंट,
कुछ रिएक्टर्स हैं, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड, देर ऑल ऑलमोस्ट ऑल इंटैक्ट। पार्शली 3 उनमें से पार्शली डैमेज है। फिर आप उनकी जो बाकी कैपेबिलिटीज देखें, इट इज, और रादर वो जो स्टेट है वो दोबारा से यूनिफाई होगी, उसके अंदर एक हाइपर नेशनलिज्म आ गया है। और वो जो स्टेट है उसने जो कैपेबिलिटी हासिल की है, उस कैपेबिलिटी के अंदर, उस रेजिलियंस के थ्रू वो जो कैपेबिलिटी हासिल की है उसको हम कह सकते हैं कि वो जो यानी नुकसान बर्दाश्त करने की, उस नुकसान बर्दाश्त करने की, यानी वो जिसको हम कहते हैं कि मार सहने की आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी आ जाए और आप उसके बाद भी अनहिंज ना हो, आई थिंक ये एक जंग के अंदर एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी। अच्छा, एक आम तासुर है कि कहा जाता है कि ईरान को इस जंग में नफसियाती फतह हासिल हुई है। आपकी इस हवाले से क्या राय है कि ईरान किस स्टेट पे खड़ा है इस वक्त? देखिए, नफसियाती फतह तो जो ऑन ग्राउंड जो विक्ट्री होती है वो तो फिजिकल होती है। नफसियाती तो ज़ाहिर है, नफसियात या साइकोलॉजी या बिहेवियर तो पहली चीज़ है एक फ़ौजी को लड़ाने के लिए या एक जंग के अंदर आपको फॉर्म करने के लिए। लेकिन वो जब आपने देखें, हर एक नेशन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे अकायद होते हैं जिनको वो बहुत अपने करीब रखता है। तो ईरानी सोसाइटी भी एक सिविलाइजेशन है, पिछले 5000 साल से एक सिविलाइजेशन है। वो अपनी कदरों को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसके बाद वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपना जो रिलीजियस सेटअप है उनका, जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद ये जो उनका जो रिलीजियस या जो उनकी थियोक्रेसी है वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रही है, और जैसी बाहर से कोई हमला होगा तो वो जो अंदर से सोसाइटी है वो इरप्ट कर जाएगी और ये रिजीम चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनकी साइकोलॉजिकल डेप्थ को जाहिर करती हैं। साइकोलॉजिकल डेप्थ उस वक्त नेशन की बनती है जब उसके पीछे उसका कल्चर हो और उसके पीछे उसकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री हो, और वो ईरान की एग्जिस्ट करती है। इसीलिए वो सारी की सारी कौम इकट्ठी हो गई, और वो सारी की सारी कौम, अब अगर आप उनको देखें तो 20,000 टारगेट्स पे एयर रेड्स की गई, 20,000, और वहाँ पे स्कूल, ब्रिजेस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन वहाँ पे हालात ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के ऊपर हैं, किसी ने कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं की। जो रेट चीज़ों के, इवन सोसाइटी के अंदर खाने पीने के, फ्यूल के, जो जंग से पहले थे आज भी वही हैं। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से हम देखते हैं, आपने महंगाई का जिक्र कर दिया, तो जिस तरह से फ्यूल कॉस्ट और आलमी मईशत पर क्या असर है इस जंग का? चूँकि महंगाई अमूमी तौर पे जब जंग किसी खित्ते में होती है तो इंस्टेबिलिटी तो आती है। तो जिस तरह से पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट आया, ओवरऑल आलमी मईशत पर कितना असर है? कहा यह जाता है कि 30% ऑफ द नेचुरल गैस यहाँ से फ्लो करती है, निकलती है इस रीजन के अंदर से, मिडल ईस्ट और स्टेट ऑफ होमस से। 15% ऑफ पूरी दुनिया का ऑयल यहाँ से जाता है, और बाकी भी कोई 20% और इसका इफेक्ट जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर 20% है। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स के इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे 80% है, अगर आप उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट लगाएं। क्योंकि जो स्टेट्स इस वक्त ग्रो कर रही हैं, जो ये एशियन सेंचुरी अगर आप इसको कहें, और इस एशियन सेंचुरी में जो मिडिल पावर्स हैं, इकोनॉमिक मिडिल पावर्स जो ग्रो कर रही हैं, वो सारी की सारी स्टेट ऑफ होर्मुज पे डिपेंडेंट। वो अटलांटिक के ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो रशिया के ऑयल पे। देयर आर 3 रीजन्स जहाँ से बहुत ऑयल आता है। अमेरिका के साइड से आता है, अमेरिकन जो हेमिस्फेयर है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वहाँ से आता है, रशिया से आता है, और ये जो मिडिल ग्राउंड है यहाँ से आता है। अच्छा, जो ऑयल स्टेट ऑफ होर्मुज से आता है उसकी जो AGI वैल्यू है, जो AGI ग्रेविटी जिसको कहते हैं, यानी जो उसकी क्वालिटी ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो रशियन ऑयल है उसको ट्रीट करने के लिए आपको स्पेशल रिफाइनरी चाहिए। जो वेनेजुएला ऑयल है वो तो आप किसी रिफाइनरी में ट्रीट ही नहीं कर सकते। आई मीन वो सिर्फ अमेरिका में आप उसको ट्रीट करके उसकी प्रोडक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के लिए जो क्विक फिक्स है टू हैव address their energy requirements and problems, that is basically the Gulf states और ईरान का रास्ता है। अच्छा, अब ये जो गल्फ स्टेट्स हैं सारी की सारी, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, UAE है, ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। बिल्कुल। ये आज से 70 साल पहले, 73 से पहले, 53 से पहले, 43 से पहले
1919 से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। ईरान तो 5000 साल से एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। और ये जो स्टेट्स हैं, ये जिन जगहों पे बनाई गई हैं, जिस ज्योग्राफी के ऊपर, उस ज्योग्राफी में भी जो सेटलमेंट्स हैं वो पॉसिबल नहीं थी आज से 100 साल पहले। फिर बाद में जब बिजली आई, एयर कंडीशनिंग आई, रोड का नेटवर्क आया, नई टेक्नोलॉजीज आई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आए, तो तब ये शहर यहाँ पे आबाद हुए हैं। इसीलिए ये सारे के सारे जो ये मुल्क हैं, सिटी स्टेट्स आप इनको कह लीजिए, और ये हैं सारे के सारे एनर्जी के हब के ऊपर। कतर दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती गैस अगर किसी मुल्क में पैदा होती है तो वो कतर में है। बिल्कुल। यूएई के अंदर आप देखें, वो पैक से इसलिए निकला कि वो चाहता था कि जी मैं इवन आई एम एबल टू प्रोड्यूस 3 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे, लेकिन मुझे कोटा आपने बहुत कम दिया हुआ है, सो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं बिकॉज मैंने अपनी पूरी प्रोटेक्शन में जाना है। सो मुल्क बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, और उसका रास्ता जो है वो परसी वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। गो के एक पाइपलाइन जो है वो सऊदी अरब से, उस राइट से लेकर यूएई से लेकर तो सऊदी अरब के साथ वो रेड सी तक भी जाती है। फिर एक जो इसका आउटलेट है वो यूएई से जो है ओमान तक भी है, लेकिन वहाँ से जो कैपेसिटी है ऑयल को निकालने की वो बहुत कम है। स्टेट ऑफ हॉर्मस में तो आप मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे जो जो आपकी कैपेबिलिटी है वो बहुत कम। सो स्टेट ऑफ हॉर्मस का ऑल्टरनेटिव अभी नहीं है। सो ये जो ज्योग्राफी है ये आपको बहुत सारी चीज़ें डिक्टेट करती है। तो ज्योग्राफी यहाँ की आपको डिक्टेट कर रही है, और पहले ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है उसको एज ए ज्योग्राफिकल डेटरेंस कभी यूज़ नहीं किया। चोक पॉइंट्स हैं दुनिया में, 17 चोक पॉइंट्स हैं, उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है विज़ावी एनर्जी। और विज़ावी एनर्जी क्यों? इसलिए कि ये इस वक्त ये दिस इज जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी का ये थर्ड डिकेड है। 21st सेंचुरी के फोर्थ डिकेड के बाद हाइड्रोकार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी, लेकिन जो 20th सेंचुरी थी और 21st सेंचुरी के ये जो 3 डिकेड्स हैं या 4 डिकेड्स हैं, पहले 3 डिकेड्स आप कह लें, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन बेस्ड हैं। दुनिया अब हाइड्रोकार्बन से चेंज हो रही है। 21st सेंचुरी भी अब एनर्जी के जो ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं उन पे जा रही है, जैसे सोलर है, जैसे विंड एनर्जी है, जैसे एनर्जी थ्रू रियर अर्थ मेटल्स है, जैसे एनर्जी थ्रू मिनरल्स है। तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप एज ऑफ टुडे आपकी डिपेंडेंस जो है वो ऑयल के ऊपर है, वो मॉलिक्यूल के ऊपर है, हाइड्रोकार्बन के ऊपर। जी, जो तजारत है ईरान से ये नहीं खरीद सकते, फलां मुल्क से ये नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट है? और पाकिस्तान के लिए जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को ये ऐसे ही बरकरार रहेंगी या कुछ इसमें भी कोई बेहतरी आएगी? देखिए, दुनिया के अंदर 2 ग्लोबल सिस्टम्स हैं, एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है। अब मज़े की बात यह है, आप जितना मर्जी कह लें कि अमेरिका जो है इट्स अ डिमिनिशिंग पावर, वो अब सुपर पावर नहीं रही, अब उसके जो हालात हैं वो थोड़े से मखदूश हो रहे हैं, लेकिन स्टिल जो दुनिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है और जो दुनिया का फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है उसको स्टिल यूएस से होल्ड करता है। डॉलर स्टिल इट रूल्स द रोस्ट। डॉलर जो है उसी से डिसाइड होता है कि चीज़ें कैसे चलेंगी, क्या चलेगा, कैसे होगा। सो इसलिए ये जो सैंक्शंस लगाई जाती हैं, जैसे ईरान पे भी लगाई गई, जैसे बाकी मुल्कों पे भी लगाई जाती हैं, और बाकी मुल्कों को अबाइड बाय करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमें जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है यूरोप ने, जिसमें हमारी अब आप हमारी एक्सपोर्ट देखें तो मेन एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, अपैरल्स हैं, टेक्सटाइल है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो हमारा अगर स्टेटस वो ख़त्म कर दिया जाए तो जो हमारी मार्केट है जहाँ ये चीज़ें जाती हैं, दैट इज़ यूरोप एंड अमेरिका, वहाँ जाना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। फिर हमसे वियतनाम तो नहीं खरीदेगा, बांग्लादेश तो नहीं खरीदेगा, चाइना तो नहीं खरीदेगा, ये तो खुद बनाते हैं, ये तो हमारे कंपिटिटर हैं एज फार एज विज़ावी दिस प्रोडक्ट इज कंसर्न। सो इसलिए आपको जब ये कहा जाता है कि जी जियोपॉलिटिकली ये चीज़ें अब इंटरमिंगल हो गई हैं, जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स के साथ लिंक हो गई है, जब ये कहा जाता है कि जी आप क्यों कंप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इट विल कम टू एन हॉल्ट। जब वो इट विल कम टू एन हॉल्ट तो आपकी सारी इकोनॉमी उससे लिंक्ड है। आपकी कंट्री की इकोनॉमी, पहले तो ये देखिए कि आपकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट है वो किससे लिंक्ड है। वो लिंक्ड है आपकी एग्रीकल्चर के साथ, बिल्कुल। वो लिंक्ड है आपकी रेमिटेंसेस के साथ,
वो लिंक्ड है आपकी शॉर्ट एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल बेस के साथ, विच इज़ ऑल रिलेटेड टू टेक्सटाइल एंड अपैरल। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें किसी भी स्टेट को ये माननी पड़ती हैं। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बन गया है, लेकिन अगेन जब उस पे कोटा सिस्टम उस पे लगता है और उस पे डिफरेंट कॉमर्स और ट्रेड के जब अमेरिका भी लगाता है तो उसको कंप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि बात अमेरिका की नहीं है, बात उस अमेरिका के पास उस पावर की है जो वो व्हील करता है, जिसमें वो आपकी एक्सपोर्ट्स डिफरेंट रीजन के अंदर रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उन पे बैन लगा सकता है। सो इसलिए आपको वो ये करना, ये पहले नेफ्टा का सिस्टम था जो ये करता था, फिर गैट का सिस्टम था, और अब ये जो ग्लोबल सिस्टम थ्रू न्यूयॉर्क ये सारे का सारा था। अच्छा, ये जो यूएई, कतर वगैरह ये जो रियासतें हैं, जिस तरह से ईरान इसराइल जंग में इनका किरदार रहा और ईरान ने जिस तरह से दुबई पर हमले किए, जो वहाँ पर जोहरी तनसीबात थी अमेरिका की, वहाँ से ईरान पर हमले किए गए, तो ये मुस्लिम ममालिक जिस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था होने वाली बात है। इस सारे सिनेरियो में अमेरिका का क्या किरदार था? इसराइल पीछे बैठकर क्या गेम कर रहा है? देखें, मुस्लिम ममालिक तो देखें अगर इस रीजन के अंदर हैं तो उनका पहले तो सबसे पहले उनका वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए? उनका वर्ल्ड व्यू ये होना चाहिए कि वो जो अरब क्वेश्चन है उसके साथ वो कितने हैं और कितना उसको सपोर्ट करते हैं। सो जब वो ये चीज़ क्लियर होगी तो उनकी जो आवाम है और जो देखने वाले मुल्क हैं वो उनको ये समझेंगे कि ये जो अपनी अरब क्वेश्चन के साथ या मुस्लिम कॉज के साथ दे आर लिंक्ड। अगर वो उसके साथ लिंक नहीं है तो लोग उनको देखते हैं कि ये दे आर एट दे आर सिचुएटेड एट द अदर ब्लॉक। द अदर ब्लॉक इस रीजन के अंदर सिर्फ दो ही ब्लॉक हैं, एक मैंने आपको बताया जो मुस्लिम कॉज के साथ है और एक इसराइल का। यही हुआ यूएई के साथ। यूएई ने जब जो अरब क्वेश्चन था, जब सारी इन कंट्रीज ने देखा कि अरब क्वेश्चन के साथ यूएई इज नॉट लिंकिंग अप, और वो बल्कि जो कुछ कर रहा है वो इन अ वे जो दूसरा ब्लॉक है उसकी सपोर्ट को जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि ईरान को अगर आप देखें तो ईरान ने कई दफ़ा ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई, ईरान की तरफ से मिज़ल्स फायर हुए, और ईरान ने की जो लीडरशिप है उसने खुल के कहा कि यूएई जो है वो इसराइल के का साथ दे रहा है। बिल्कुल। और यूएई की तरफ से इवन यहाँ भी कहा कि जी हम पे अटैक जो हैं वो इसराइल के एयरक्राफ्ट यूएई से रिफ्यूल होके आते हैं। बहुत सारी चीज़ें सब पब्लिक हैं, ये सब बिल्कुल न्यूज़ के अंदर है। तो इसलिए ये जो मुस्लिम अगर आप कह लें कि जो मुस्लिम आइडेंटिटी की जो रिप्रेजेंटेशन जहाँ से हो सकती है वो ओआईसी है, वो अरब लीग है, वो जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो इनमें अगर आप देखें तो अगेन इनमें से कौन जो है वो अरब क्वेश्चन की बात करता है, कितनी बात करता है, क्या वो खाली बात है या उस पर कुछ अमल दरामद भी होता है? तो आपने जो सवाल किया उसका जवाब आप उससे नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि खित्ते में इंस्टेबिलिटी आती है, जब भी किसी खित्ते में जंग का माहौल होता है, कशीदगी होती है, तो इस सारे सिनेरियो में या ईरान इसराइल जंग से किसी मुल्क को फ़ायदा भी है? नुकसानात तो हमने डिस्कस कर लिए, फ़ायदा किसको है? क्या भारत को इसका कोई फ़ायदा है, या किसी और XYZ किसी कंट्री को इस जंग का कोई फ़ायदा है? देखिए, जंग से कभी भी किसी मुल्क का फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन आप अगर इन टर्म्स ऑफ ये कहें कि जी एक जैसे फॉर एग्जांपल इस जंग से अगर आप देखें तो नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी फ्लोज हैं वो रुक गए। अगर आप इसको फ़ायदा समझें कि जी अगर इस जगह से एनर्जी फ्लोज रुक गए, जैसे मैंने बताया एनर्जी के इस वक्त हाइड्रोकार्बन के 3 मेन जगह हैं, एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, एक रशिया है और एक ये गल्फ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से ऑयल और हाइड्रोकार्बन और मॉलिक्यूल निकलना या उसको ट्रैवल करना या एक्सट्रैक्ट होना कम हो गया या बंद हो गया, तो डेफिनेटली दुनिया की तो डिमांड है। तो अगर आप इसको फ़ायदा कह रहे हैं कि वो उसकी जगह रशिया का ऑयल ज़्यादा बिक रहा है या अमेरिका का ऑयल ज़्यादा बिक रहा है, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ फ़ायदा, तो ये बहुत एक शॉर्ट साइटेड फ़ायदा आप कह सकते हैं। लीस्ट या ये इट इज़ वेरी शॉर्ट साइटेड फ़ायदा, इससे कोई बहुत बड़े इम्पैक्ट नहीं होगा रादर। लेकिन अगर इसका नुकसान अगर आप देखें तो वो अमेरिका को, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका का तेल बिकना ज़्यादा हो गया इससे और उसको 3 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ, ज़्यादा उसका ऑयल बिका, तो ये भी तो देखिए कि जंग में उसके अभी तक 50 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये किस तरह की इक्वेशन है? अगर आप रशिया का देखें कि जी रशिया को 5 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ, और आप फिर यूक्रेन के अंदर जो रशिया का लॉस है वो अगर आप देखें इसी इसी टाइम पीरियड के अंदर,
तो वो मल्टीप्लाई हो गया। सो ये फायदा इन टर्म्स ऑफ कोई भी जंग एक्चुअली किसी को फायदा नहीं देती। एक्चुअली फायदा जो है वो पीस देता है, वो कॉपरेशन देता है, वो ट्रेड देता है, वो स्टेबिलिटी देता है, और वो जो आपकी जो ना स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जिस इलाके के अंदर हो, कनेक्टिविटी देती है। तो ये दिस इज पाकिस्तान की सफारती काविशें जो हैं जिनका हमने तज़किरा भी किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है सारी सुलह में, मुज़ाकरात में, मज़ीद क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस राइट नाउ जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, एक मुझे आपकी बात से वो मखिंदर याद आ गया। मखिंदर ने एक थ्योरी दी थी जो कि यूरेशियन लैंड मास की थी, जिसमें वो कहता था यूरेशियन लैंड मास जो जिस पे जो रूल करेगा वो पूरी दुनिया पे रूल करेगा, और फिर वो पिवट स्टेट होगी। अगर आप उसको देखें तो मुझे लगता है इस पूरे रीजन के अंदर जो पिवट स्टेट है वो पाकिस्तान है। आपको आप कैपेबल हैं, आपको अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत दी हुई है। पहली तो बात यह है कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपको कैपेबल हैं और आपके पास वो सलाहियत है और आपको उसको इस्तेमाल करना होता। बिल्कुल। आई थिंक ये दैट मोमेंट हैज़ कम। अब पाकिस्तान को भी पता चल गया, जैसे ईरान को पता चला कि वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को एज ए डेटरेंस यूज़ कर सकता है। तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वो एक पिवटल स्टेट है। ये वो पिवटल स्टेट है जो पूरे रीजन्स को आपस में मिलाती है। पाकिस्तान को अगर आप इस इक्वेशन से निकाल दें तो ना वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया से लिंक होगा, ना वेस्ट एशिया जो है वो मिडल ईस्ट से लिंक होगा, ना वेस्ट एशिया जो है वो साउथ एशिया से लिंक होगा, ना साउथ ईस्ट एशिया से लिंक होगा, ना सब कॉन्टिनेंट से लिंक। सो हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? हमें अब आई थिंक जो रीडिफाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम ये जो कनेक्टिविटी के इस वक्त थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं, हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करना है वेस्ट एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, इन रीजन्स के साथ, और हमारा जो इकोनॉमिक इंजन है वो जंप स्टार्ट कर जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें जो बेसिक एंडोमेंट होती है किसी भी मुल्क के अंदर, जो फिजिकल बेसिक एंडोमेंट है वो लैंड होती है और वाटर होता है। वो अल्लाह ताला ने, और लैंड भी एरेबल लैंड, यानी जहाँ पे आप काश्तकारी कर सकें। 21st सेंचुरी जैसे हम कह रहे थे अभी कि मिनरल्स की सेंचुरी, हाइड्रोकार्बन की नहीं है, तो 21st सेंचुरी इसके साथ साथ फूड की भी सेंचुरी है। जिसके पास फूड का कंट्रोल होगा वो दुनिया को रूल करेगा। सो ये दोबारा से वो जो थ्योरी है, मखिंदर ने जो इम्पोर्टेंस बताई थी लैंड की, अब वो लैंड की इम्पोर्टेंस दोबारा से वापस आ गई है। 21st सेंचुरी लैंड की भी सेंचुरी है, ये मैरीटाइम सेंचुरी नहीं है। ये 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी मैरीटाइम सेंचुरीज थी। 21st सेंचुरी जिस एरा में हम एंटर हो रहे हैं, ये लैंड की इंपॉर्टेंस की सेंचुरी है, और पाकिस्तान वो पिवट स्टेट है जहां से ये सारे रास्तों को कनेक्ट कर सकते। पाकिस्तान बराह रास्त जंग में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ, भारत भी नहीं, तो अगर खुदा न खास्ता जंग बढ़ती है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, या अगर भारत इन्वॉल्व होता है तो क्या एटमी जंग का खतरा है? देखें, ये रीजन बहुत वॉलेटाइल है। इस रीजन के अंदर अगर आप देखें तो दुनिया में डिक्लेयर्ड 7 कह लें, यहाँ चलें आप 2 और ऐड कर लें तो 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं। बिल्कुल। मतलब जिनके बारे में 2 के बारे में तो आप शक करते हैं डिक्लेयर नहीं है, लेकिन 7 तो डिक्लेयर्ड है। तो उन 7 के, जिसमें P5 और इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल और नॉर्थ कोरिया, तो मैंने 9 लिए हुए। उनमें से 4 जो हैं, आप मुझे बताएं कहाँ सिचुएटेड है इस छोटे से रीजन के अंदर? बिल्कुल। रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया जी। और आई बॉल टू आई बॉल है। और जो लिबर्टी ऑफ स्पेस है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ऐसा नहीं है कि आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहीं फायर करेंगे और आपको असर नहीं होगा। आप तो बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, ये चारों साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सो ये इसलिए यहाँ पे जंग का जो ऑप्शन है वो बहुत ही खतरनाक है। जब आपने देखा कि जितने डिफेंस, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट थे, जब भी ये ईरान और उसके जो मामला है इसराइल का, इन पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में, जब भी ये स्पाइरल आउट करने लगता था, साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें शुरू हो जाती। बिल्कुल। वो उसकी रीज़न ये है कि जब ये स्पाइरल आउट करेगा तो ये जो बाकी मुल्क यहाँ पे हैं वो अलग रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो ऑटोमेटिकली इसके इन्वॉल्व होंगे। वो इसके अंदर केव इन कर जाएगा उनका सारे का सारा वो सेटअप। इट्स जस्ट लाइक अ सॉफ्ट सॉइल। जब वो एरोड होगी तो ये बाकी उसके अंदर ऑटोमेटिकली केव इन करना शुरू। इसलिए इस मामले को कंट्रोल करना, इस मामले के अंदर नेगोशिएट करना
और इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है, हम्म, क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा है कि आप इतना फ्रजाइल पीस है हम्म, कि वो पीस खाली, मैंने आपको बताया ना, ये लिंक्ड है, अरब क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है, रीजनल स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड है, फिर यहाँ पे अलायंसेस डिफरेंट बन रहे हैं, हम्म, इसराइल, इंडिया, यूएसए, अगेन, अच्छा इंडिया, और फिर आप देखें तो अगर इंडिया बीच में होता है तो पाकिस्तान चाइना अलूफ तो नहीं रह सकते। हम्म, सो ये एक, फिर वो होता है तो फिर रशिया अलूफ, अमेरिका बीच में होता है तो रशिया अलूफ नहीं रह सकता। हम्म। तो ये तो एक बहुत ही बस कॉकवायर बन सिचुएशन हो गया। जाएगी जी। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसराइल के रडार पर है। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल आज नहीं तो कल पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है? और अगर करता है तो क्या रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान का, और अगर भारत इन्वॉल्व होता है तो उन्हें क्या अच्छा, सबक? रडार से आपका क्या मतलब, मुझे समझ नहीं। रडार इन अ सेंस, जिस तरह से ईरान और इसराइल की बराह रास्त जंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुफादात और सपोर्ट होती है। क्या आमना सामना हो सकता है कभी? कोई ऐसी सूरत हाल का खदशा है इसराइल और पाकिस्तान का? देखिए, इसराइल और पाकिस्तान का मैं नहीं समझता कि डायरेक्ट वॉर हो सकती है, हम्म, लेकिन जब आपकी डायरेक्ट वॉर नहीं होती तो आप इनडायरेक्ट, लेकिन आप किसी को अपना दुश्मन समझें तो आप उसको इनडायरेक्टली इंगेज करते हैं। तो इसराइल जब भी इंगेज करने की कोशिश करता है, हमने देखा मार्का हक में भी हम्म, उसने इंडिया के थ्रू आपको इंगेज किया। हम्म, जब आपके ऊपर 85 और हिरॉन और हिरॉप ड्रोन्स, जिसमें हिरॉन और हिरॉप मिक्स थे ज़्यादा, तो वो छोटे ड्रोन्स थे, हम्म, जब वो आए तो वो इंडिया के पास नहीं थे। वो हम्म, ड्रोन्स उससे चंद महीने पहले इंडिया आए थे, वहीं संबल हुए थे, जिसको बहुत सीक्रेट, जिसको रखा गया, और फिर वहीं से वो फायर हुए, जिसको इजरायली टेक्नीशियंस कंट्रोल कर रहे थे। हम्म, आज भी आप केरल का इलाका देख लें, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, जो पूरे का पूरा एक रीजन है जहाँ पे सिर्फ इजरायलीज हैं, वहाँ पे कोई लोकल इंडियन भी नहीं जा सकता। रेस्टोरेंट्स उनके हैं, गलियाँ उनकी हैं, बाजार उनके हैं, मकान उनके हैं, रिसर्च सेंटर्स उनके हैं। सो वो एक इस तरह से वो इंगेज ज़रूर कर सकता है। हम्म, कश्मीर के अंदर हमारी इतनी प्रॉक्सिमिटी में इसराइल की इतनी प्रेजेंस, हम्म, और फिर जो है वो हर जगह पे इंडिया को सपोर्ट करना, इंडिया के साथ जो उनकी वेपन एक्सचेंज चल रहा है, जो उनकी आपस में सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं, जिस तरह से वो उनकी कॉपरेशन है, वो तो ये कहता है, इंडिया तो ये कहता है कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक नेबर है। फिर जब अभी मोदी साहब इसराइल गए थे तो आपको याद होगा क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि इंडिया और इसराइल फादरलैंड और मदरलैंड है। फादरलैंड हम्म, और मदरलैंड एक ही मुल्क को कहा जाता है। बिल्कुल। ये टर्मिनोलॉजीज हिटलर ने यूज की थी, और हम्म, उसका मतलब था एक ही मुल्क, उसको हम्म, आप फादरलैंड और मदरलैंड। तो फिर और फिर आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान के थ्रू जो हमारे साथ हो रहा है, बिल्कुल। अभी आईएसपीआर की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई थी, और सारे हमारे मीडिया पे भी आया था कि जो बगराम बेस है वहाँ पे जो इसराइल के जो हेरॉन ड्रोन्स हैं हम्म, वो वहाँ पे असेंबल हो रहे थे। तो वो किस लिए असेंबल हो रहे थे, हम्म, वहाँ से उन्होंने कहाँ जाना था, वो तो उनकी रेंज कहाँ बनती है, चाइना हम्म, तो नहीं जाना था उन्होंने। तो बिल्कुल। उनकी रेंज ही नेचुरल जो ग्रेडियंट था, ऑपरेशनल ग्रेडियंट, वो पाकिस्तान की तरफ हम्म। था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया गया। ने जब जब हमाकत की, उसे मुंह की खानी पड़ी। तो जब दोबारा भी कभी वो ऐसा सोचेगा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। चाहे आप जिस तरह आपने बताया कि अफगानिस्तान के ज़रिए उनकी एक कोशिश है, या जो पाक अफगान ताल्लुकात खराबी आई, सारे मामला है, पाकिस्तान किस कदर मजबूत है जी, इस देखिए, सिनेरियो में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला का बहुत करम है कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है, एज फार एज द मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न। हम्म, इंडिया ने अगर कुछ भी किया तो हमारा प्रिंसिपल अब बहुत क्लियर है, क्विड प्रो को, वो जितना करेगा क्विड प्रो को प्लस उससे हम्म, ज़्यादा उसको जवाब दिया जाएगा। हम्म, ये अगर उसने न्यू नॉर्मल बनाया है मार्का हक में, जो बनाने की कोशिश की उन्होंने, हम्म, तो हमने न्यू न्यू नॉर्मल बनाया है कि अगर वो जितना न्यू नॉर्मल क्रिएट करेगा, हम उसके साथ उतना न्यू न्यू नॉर्मल क्रिएट करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि पहले हमारा डिफेंसिव पोस्चर था, 65 की वॉर तक आपने देखा, बिल्कुल, कुछ लेसन्स, हर जंग से आप लेसन्स लर्न करते हैं। बिल्कुल। अब हमारा डिफेंसिव पोस्चर नहीं है, अब हमारा डिफेंसिव ऑफेंस है, हम्म, और इसके अंदर दैट डिफेंस हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑफेंस हम्म, in situ, right at the point of application also, and also in the theater and beyond. So इन चारों स्फेयर्स के अंदर इंटीरियर लाइन, एक्सटीरियर लाइंस पे जो है अब हमारी कैपेबिलिटी, और उस कैपेबिलिटी की इंटेंट चेंज हो चुकी, और ये उसके अंदर और वेक्टर्स भी ऐड हो चुके हैं, जिसमें बहुत, चलें डिटेल से तो नहीं मैं बताता आपको, लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन है, जो हमारी नई रॉकेट फोर्स है, वो अगेन
उसको भी डिफाइन करती है। फिर ये हमारी जो एयरफोर्स का पोस्चर है अब वो एंटायरली चेंज हो चुका है। हमारी जो नेवी का पोस्चर है जिसको A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल पोस्चर में चली की है, अब जो हमारी नेवल टेरिटरी है उसके अंदर जो चीज़ आएगी, द लाइन वो क्रॉस करेगी, जो हमारी 150 नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल है, जितना भी है, सो that will not be taken as an innocent passage. That will be taken as a, threat to our territorial integrity, marine territorial integrity. So ये चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। तो अगर anybody will try to test this, तो उसको उसी तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जैसे आप बात कर रहे थे, अब हमारा जो सिक्योरिटी का कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट होता है और उसके अंदर इकोनॉमी भी आती है। सो आई थिंक अब हमारा फोकस इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी, हमारी जैसे मैंने कहा रिसोर्सेज, और जो 21st सेंचुरी की जो जियो इकोनॉमिक एस्पायरेशंस हैं उनकी जर्नी की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कर्नल आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तैयब सुलहड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।